हमारा जो टॉपिक है वो है कर्नल जेम्स टोड। बातें नहीं भाई। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 से 1835, और इनका जो जन्म हुआ है स्कॉटलैंड इटली बाहर के थे। और इनके जो उपनाम है, एक तो है घोड़े वाले बाबा, और दूसरा है राजस्थान इतिहास के पितामह जनक, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए ये। मेवाड़ में आए थे, और 1817 में मेवाड़ के पीए बनकर आए थे भीम सिंह जी के समय। इनके जो गुरुजी है उनका नाम है जैन यति ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद जी कहाँ के थे, वो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के। फिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा से संबंधित कुछ तथ्य हैं कि जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। एक ये पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था, तो उन्होंने जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था 1584-85 में, और ये मेवाड़ में क्या हो गया था, फ्लॉप नहीं हुआ, आरआईपी हो गया था, यानी भगवान को प्यारा हो गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। है अमर सिंह जी ने, महाराणा प्रताप के समय। अमर सिंह जी तो कब थे, प्रताप के बाद में 97 में आए थे, और ये 84-85 की बात है। और एक 32 खंभों की छतरी राजस्थान में और फेमस है, वो है हमीर के पिताजी की। वो कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं। दूसरा मेजा बांध, बहुत बार पूछा जाता है कि मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है। कोठारी नदी के किनारे है, कहाँ पर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है बनास बेड़च और मैनाल नदियों का। ये भी कहाँ बनता है, बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा। एक यहाँ का नृत्य फेमस है, वो कौन सा है, नाहर नृत्य। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नाहर नृत्य कहाँ का फेमस है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। किसके समय शुरू हुआ था, शाहजहां के समय शुरू हुआ था। और तात्या टोपे भी सबसे पहले कहाँ आया था, तात्या टोपे भी यही है, मांडलगढ़ में आया था। तात्या टोपे सर्वप्रथम यहीं आया था। तो कितने तथ्य हो गए देखो, और 5, ये लिख दो। इनमें से सारे पूछे गए हैं कि भाई जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ पर है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कितने खंभों की, 32 खंभों की। मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ कोठारी नदी के किनारे। त्रिवेणी संगम 5 है, उनमें से एक है बनास बेड़चौर मैनाल, ये बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और एक नाहर नृत्य बड़ा फेमस है, ये भी कहाँ का है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। इसमें क्या होता है कि इसमें मुखौटे पहने जाते हैं, लोग तरह तरह के स्वांग रचते हैं। जैसे नाहर नृत्य मतलब कोई आदमी नाहर का पहन लेता है, कोई शेर का पहन के फिर क्या करता है, नृत्य करते हैं। लिख दिया सबने, लिख दो एक बार। पीछे कई बच्चे लिख रहे हैं। हो गया, लिख दो लिख दो आराम से। अब देखो इनकी जो पुस्तकें बड़ी फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है। पहली पुस्तक का नाम है, लिखना कुछ भी नहीं है, बाद में लिख देना, साथ बोर्ड पे देख लो, लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, याद होना चाहिए। देखो पुस्तक का नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन शॉर्ट में मैंने बताया था क्या नाम है, एनी एंड आंटी। पुस्तक का नाम है एनी एंड आंटी। कब लिखी गई, 1829 में। एनी एंड आंटी का पूरा नाम क्या है, एनी का क्या हो गया, एनी का हो गया एनाल्स, एंड का एंड, और आंटी का क्या हो गया, एंटीक्विटीज। बातें किसकी कर रहे हैं, राजस्थान की, तो क्या लिख देंगे, ऑफ राजस्थान। फिर एग्जाम में पूछा जाता है इसी पुस्तक का एक अन्य नाम है, कौन बताएगा कि परीक्षा का सेंटर कहाँ आया है,
परीक्षा का सेंटर पश्चिम वेस्टर्न, देखो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। देखो हमारा जो एग्जाम है ना ऑब्जेक्टिव है, लिखना कुछ भी नहीं है, तो जो नाम है हमें थोड़ा बहुत भी हिंट याद है तो आराम से हो जाता है एग्जाम में। तो इसमें लंबा चौड़ा ऐसे दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इतना याद करने की जरूरी नहीं है। परीक्षा का सेंटर कहाँ आया है? पश्चिम में, सेंट्रल वेस्टर्न और राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में जानकारी क्या है? नंबर एक, किसका इतिहास लिखा हुआ है? राजस्थान का इतिहास, और स्पेशली जो इतिहास है वो किसका है? मेवाड़ का लिखा हुआ है, क्योंकि मेवाड़ के जो शासक थे उनके ज्यादा टच में रहते। और दूसरा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पिता किस पुस्तक लेखन के कारण कहते हैं? तो कौन सी पुस्तक है? एनी एंड आंटी। इस पुस्तक के लेखन के कारण, नाम क्या है इनका? जेम्स टोड है, जे का हो गया जेम्स और टी का क्या हो गया? टोड, जेटी। कारण राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? पितामह या जनक कहा जाता है। पहली पुस्तक ये थी, और दूसरी जो पुस्तक है क्या नाम है, कौन बताएगा भाई? पश्चिमी भारत की यात्रा। तथा इसमें एक शब्द का प्रयोग है, राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा शब्द का प्रयोग। यानी कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान को क्या कहा था? राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, इसी पुस्तक में कहा था। जबकि राजपुताना किसने कहा है? जॉर्ज थॉमस ने कहा है। और मरुकांतार किसने कहा है? वाल्मीकि ने रामायण में। यह पुस्तक कब आई? 1839 में। अंग्रेजी में इसका क्या नाम है? द ट्रेवल इन दी वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक के दोनों नाम पूछे गए हैं कि पश्चिमी भारत की यात्रा, या फिर अंग्रेजी में पूछ सकते हैं कि दी ट्रेवल्स इन दी वेस्टर्न इंडिया। इसमें किसकी जानकारी है? ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों की जानकारी, यानी कल्चर की, राजस्थान के पर्यटन स्थलों की। जो पहले वाली पुस्तक है ये किसको समर्पित की गई? ज्ञानचंद जी को। इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? जी.एच. ओझा ने। देखो, एक, दो, तीन, ये चार और फिर पांच। ये पूछा गया एग्जाम में कि इस पुस्तक की भाषा कैसी है? भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन इसको हिंदी में किसने लिखा था? जी.एच. ओझा। और जी.एच. ओझा का पूरा नाम क्या है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यह पुस्तक किसको समर्पित की गई? ये विलियम हंटरसन को।
देखो दूसरी वाली जो पुस्तक है जेटी के मरने के बाद आई थी, यानी कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब होगी, 35 में, और ये कब आई है, 39 में, 4 साल बाद में। तो 4 साल बाद में जब ये आई, इनके मरने के बाद में, इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था जूलिया कलेक्शन। और उसने क्या किया, जब ये जिंदा थे तो ये पुस्तक किसको भेंट की, अपने गुरु जी को, यानी जेटी के गुरु कौन थे, ज्ञानचंद जी। और जब ये चले जाते हैं तो ये इनकी जो महिला है, महिला के जो गुरु थे या उनके जो आदर्श थे, आइडल थे, उनको पुस्तक भेंट करी। उनका क्या नाम है, विलियम हंटरसन। ये दोनों जो प्रश्न है ये पूछे गए थे रीट में, यानी रीट का जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आए थे कि ये पुस्तक किसको समर्पित की गई और ये किसको समर्पित की गई। और ये भी पूछा गया है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो किसने किया है, जीएच ओझा ने, यानी गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने। ये दोनों पुस्तकें लिख दो, हाँ ये दोनों लिख दो, पुस्तक 1 और पुस्तक नंबर 2। इसमें से एग्जाम में क्या पूछा गया, देखो सबसे ज्यादा पुस्तक पूछी जाती है कि एनी एंड आंटी किसने लिखी थी, कर्नल जेम्स टोड। एनी एंड आंटी का पूरा नाम क्या है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कई बार एग्जाम में यह नाम आता ही नहीं है और इसका दूसरा नाम दे दिया जाता है, वो कौन सा है, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यानी परीक्षा का जो सेंटर है कहाँ आया है, यानी सेंटर पश्चिम, ऐसे याद रख लेना। इस पुस्तक की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। किसको समर्पित की गई, ज्ञानचंद जी को। हिंदी अनुवाद किसने किया, जीएच ओझा ने। और ये जो पुस्तक है इसमें जानकारी क्या मिलती है, समग्र राजस्थान का इतिहास और स्पेशली मेवाड़ के बारे में। और जेटी ने किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, तो वो कौन सी पुस्तक है, एनी एंड आंटी। और किस पुस्तक के लेखन के कारण जेटी को राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, वो भी कौन सी बुक है, एनी एंड आंटी या पश्चिमी भारत की यात्रा, एनी एंड आंटी। पश्चिमी भारत की यात्रा में केवल राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में जानकारी है, जो 39 में आई थी। देखो ये नाम ज्यादा फेमस है, इसकी बजाय एग्जाम में आज के लिए पुस्तक पूछी जाती है, पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल इन दी वेस्टर्न इंडिया। ये 5 कथन पहले वाली बुक में लिख देना और इसमें ये लिख देना। जेटी ने यानी कर्नल जेम्स टोड ने जो भी बताया उसको सिरोधार्य कर लिया गया, यानी उसको मान लिया गया कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। बाहर के आदमी थे और बाहर वाले की क्या होती है, ज्यादा पूछ होती है, उसको मान लिया गया। बाकी हमारे इतिहासकारों ने जो लिखा था और फिर इसका हिंदी अनुवाद जीएच ओझा ने कर दिया। भाई जेटी ने क्या क्या लिखा है, क्योंकि इसकी पुस्तक की भाषा कैसी थी, अंग्रेजी थी, बाहर का आदमी था, इसलिए अपनी भाषा में लिखी है। इसके बाद हम लिखेंगे कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के विभिन्न स्थलों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिए गए उपनाम, यानी किस क्षेत्र को क्या क्या उपनाम या फिर इनके जो कथन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का एग्जाम होता है उसमें 2-3 प्रश्न जेटी के बारे में आते ही रहते हैं। वो प्रश्न इतिहास से आ सकते हैं, कल्चर से आ सकते हैं या भूगोल से आ सकते हैं। जो भी स्थान जितने भी है उन सबको क्या क्या नाम दिया, वो अपन एक साथ लिख देंगे सारे। किसी की आंखों पे लोड तो नहीं पड़ रहा, अब ज्यादा प्रकाश ने इसको ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत हमारे थाने की हमारे यहाँ क्या सामने आ रहा।
पीछे हो गया सबके? इस पुस्तक से दो ही प्रश्न आते हैं, एक तो पर्यटन स्थलों की जानकारी, ये रेट में पूछा गया था, और सीधा पुस्तक का नाम पूछा जाता है कि पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है। और कई बार क्या होता है कि अंग्रेजी में पूछ लेता है। हालांकि हमारे जितने भी पेपर होते हैं उन पेपरों में क्या होता है, द्विभाषी होता है ना, दोनों भाषा में आते हैं। एक साइड में हिंदी लिखी होती है, दूसरी साइड में अंग्रेजी लिखी होती है। और जब भाषा का विवाद होता है कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी को सही माना जाता है, उसका जो रूपांतरण है, इसलिए पेपर दोनों भाषाओं में आता है। हो गया? जेटी द्वारा राजस्थान के विभिन्न स्थलों महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। उपनाम व विभिन्न कथन। एक बार मैं लिखवा देता हूँ 10-20 कथन, फिर आप साथ ही लिख लेना, देख लेना ना। सारे एग्जाम में पूछे गए आज तक, और हर एग्जाम में पूछा जाता है। यानी एग्जाम आता है कि सर्वप्रथम सामंतशाही व्यवस्था पर किसने लिखा। तो यदि ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले सामंतशाही व्यवस्था पर लिखने वाला कौन है, तो सामंतशाही व्यवस्था पर लिखने वाले तो कौन है, कर्नल जेम्स टोड है। जबकि ब्रिटिश काल में लिखने वाले कौन है, वो है वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कविराजा श्यामल दास जी। सर्वप्रथम फ्यूडलिज्म यानी सामंतशाही, सामंतशाही व्यवस्था पर लिखने वाले शासक, सामंतशाही व्यवस्था पर लिखने वाले इतिहासकार। और यदि ऐसा प्रश्न आए कि ब्रिटिश काल में लिखने वाले कौन है, तो ब्रिटिश काल में जो लिखने वाले हैं वो है श्यामल दास जी। नोट, ब्रिटिश काल में सामंतशाही व्यवस्था पर लेखन। इनका नाम है कविराजा श्यामल दास। और हर एग्जाम में प्रश्न आता है कि वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वीर विनोद किसने लिखा था, श्यामल दास जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, वीर विनोद। जेटी ने गुरु शिखर को क्या नाम दिया, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई कितनी है भाई, 1722 या 27, जो भी हो। एग्जाम में विवादास्पद प्रश्न कभी नहीं आते, और यदि आते हैं डिलीट हो जाए, दोनों में से एक आएगा। गुरु शिखर को संतों का शिखर का क्या कहा, संतों का शिखर कहा।
नंबर 2, आबू पर्वत को क्या नाम दिया? हिंदू ओलंपस। महाराणा प्रताप को क्या नाम दिया? जेठी ने महाराणा प्रताप को क्या कहा? हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर। और हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। मेवाड़ की थर्मोपल्ली। कुंभलगढ़ के युद्ध को क्या नाम दिया? ये हुआ था 1578 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड ने पूछा था कि किस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा जाता है? वीर विनोद इनकी पुस्तक है, केवल श्यामल दास की। सार्वभौमिक स्थल का युद्ध बाद में लिख देना, देख लो एक बार, सारे कथन में लिखवा देता हूँ ताकि आपको पता रहे, फिर लिख देना। सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। अगला है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582, विजयादशमी के दिन। इसको क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। एक आपने नाम सुना होगा कि माइड एडा पूत जने जेड़ा दुर्गादास राठौड़। और प्रताप के बारे में कहा जाता है कि अकबर सुतो होज के जान शिराने साहब, है ना, सुना ना साहब ने? तो दुर्गादास जी राठौड़ को क्या कहा? राजपुताने का गेरिबाल्डी। और दूसरा नाम दिया राठौड़ों का यूलिसेज। महाराणा सांगा को क्या कहा इन्होंने? महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो इनको क्या कहा? एक सैनिक का भग्नावशेष। यानी एक सैनिक का कैसा है? खंडर है, भग्नावशेष है। एक सैनिक का भग्नावशेष। महाराणा हमीर को क्या नाम दिया? प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा किसको कहा? महाराणा हमीर। हमीर जो सिसोदिया शाखा के संस्थापक थे, इससे पहले राहुल शाखा थे। और राहुल शाखा के जो अंतिम राजा थे हमारे, कौन थे? रतन सिंह जी, जिनके समय चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। जेठी ने कुमलगढ़ युद्ध को क्या कहा? कुमलगढ़ दुर्ग को। राजस्थान का एट्रुस्कन। विजय स्तंभ के बारे में इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया।
कुतुब मीनार से राजस्थान के रजवाड़ों में जो सर्वश्रेष्ठ महल किसको बताया? बूंदी के राजप्रसाद। राजस्थान के रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ महल किसके हैं भाई? बूंदी के राजप्रसादों। देखो इसकी थोड़ी भाषा कलिष्ट कर दी, यानी बूंदी के जो राजमहल है उनको, जबकि एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेता है, हिंदी में अपन देखते हैं ना शब्द युगम। एक तो प्रसाद, प्रसाद का मतलब है जो प्रसाद लेते हैं, कृपा। और प्रसाद का मतलब क्या होता है? उसका महल। तो राजस्थान के रजवाड़ों में जितने भी महल हैं, सर्वश्रेष्ठ महल कौन से हैं? बूंदी के। इन्होंने 2.5 दिन के झोंपड़े को क्या कहा? 2.5 दिन के झोंपड़े को कहा हिंदू शिल्प कला का पूर्ण व परिष्कृत नमूना। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, जिसको 16 खम्भों का महल भी कहते हैं। ये पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण हमारे सांबर के जो राजा थे अजमेर के, जिनको कवि बांधव कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने बनवाई थी। और फिर उसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और 2.5 दिन में निर्माण के कारण इसको ये कह दिया। फिर ज़्यादा हो जाएंगे, एक दो और लिख देता हूँ, है ना? ये लिख दो एक बार, लिखो फिर। अभी तो कई दुर्गों के कथन है, काफी स्थलों के, और इन्होंने क्या कहा? भैंसोटगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा? जगह जगह ढूंढने नहीं पड़ेंगे, मैं आपको सारे एक साथ लिखवा दूंगा, 20-30 जितने भी कथन है। अभी जो पिछला पटवार वीडियो का पेपर था, उसमें आया था कि जेठी ने किस दुर्ग के बारे में कहा, यदि मुझे राजस्थान की कोई रियासत दी जाए तो मैं किसे लेना पसंद करूंगा? भैंसोटगढ़ दुर्ग। ये जो सारे कथन है अपन एक साथ लिख देंगे ना एक जगह। बाकी टॉपिक में से प्रश्न आए नहीं आए कोई निश्चित नहीं है, वेटेज कम ज़्यादा होता है, टॉपिक बहुत सारे होते हैं तो कई बार किसी टॉपिक में से प्रश्न उठाते ही नहीं है, लेकिन इसमें से जरूर आएगा आपके। इतना मैं कह सकता हूँ कि इसमें से 2 या 3 प्रश्न कोई भी एग्जाम देना उसमें आएंगे आपके। 3 प्रश्न बहुत मायने रखता है। 3 प्रश्न का मतलब है कि, यानी एक प्रश्न ही बहुत होता है, आदमी नीचे हो जाता है। एक प्रश्न गलत होने का मतलब है कि 5,000 लोगों से नीचे होना। ये भाई आज ही है क्या? आज ही है? अच्छा, फ्री वाला।
आप बताओ, किसी को पता है क्या कुंभलगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में हुआ था, महाराणा प्रताप और शाहबाज खां के बीच में। शाहबाज खां को अकबर ने 3 बार भेजा था, 78, 79, 80 में, है ना। 77, 78, 79। 78 में युद्ध हुआ था, और जिसमें प्रताप की हार हुई थी, और कुंभलगढ़ का किला किसके कब्जे में चला गया? मुगलों के अंडर में आ गया था। पहली बार हुआ है जब कुंभलगढ़ का किला मुगलों के अंडर में आया था। महत्वपूर्ण युद्ध है, बोर्ड तो पूछता है, खूब पूछता है इसको, कई एग्जाम में पूछा गया कि किस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहते हैं। ये तो पढ़ रहे कि आपको पता नहीं था कि पहले? शाहबाज खां के बीच में। क्या हुआ? हाँ हाँ, वो तो चित्तौड़ था भाई। ये कुंभलगढ़ है ना, बात कुंभलगढ़ की हो रही है, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है। बिना आवाज के लिख दो भाई। ओके, आगे करूं क्या? देखो, ये शब्द आपके हिंदी में बहुत पूछा जाता है ना, ये स्पेशल है, सार्वभौमिक वाला। आवाज नहीं, बिना आवाज के लिख दो भाई। छोटो किताब पूछा है, हो गया, लिख दो। देखो, बाकी जो भी चीज पढ़ते हैं ना, उसमें ये बताते हैं भाई ये मोस्ट है, ये आने वाली चीज एग्जाम आई हुई है। लेकिन ये जो लिख रहे हैं सारे एग्जाम आए हुए हैं, इसमें जैसी कोई कथन वगैरह नहीं है जो एग्जाम आए हुए नहीं, तो सारी महत्वपूर्ण है। ये सारे आपको याद करना है ना, 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। क्या हो? कोई इसमें नहीं। दिवेर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पीटे बीच वाला बताएगा भाई। दिवेर का युद्ध अमर सिंह नहीं था, महाराणा प्रताप और अकबर के चाचा सुल्तान खां के बीच हुआ था, जिसमें अमर सिंह जी शामिल थे, राजा नहीं थे। और इसके बाद में महाराणा प्रताप की विजयों का सिलसिला शुरू होता है, और युद्ध भी किस दिन हुआ था? विजयादशमी के दिन। विजयादशमी कब आती है? आश्विन शुक्ला दशमी, यानी मारवाड़ी में कहे तो आशोज शुक्ल दशमी, विजयादशमी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। किस किस के बीच? प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर की ओर से मानसिंह आए थे ना। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी भी बाकी है ना, क्या हो भाई? राठौड़ों का यूलिसेज। यूलिसेज। गैरिबाल्डी एक योद्धा था, उसके नाम से। राजपूताने का गैरिबाल्डी, राठौड़ों का यूलिसेज, और मारवाड़ की स्वतंत्रता में इनका बहुत योगदान था। अपन दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अपन तो केवल कर्नल जेम्स टोड के कथन लिख रहे हैं ना, कि उन्होंने क्या क्या कहा। वो ये एक जगह कोई नहीं लिखाते, जेटी पढ़ाते हैं, दो पुस्तकें, दो चार जो चीजें वो लिखा देते हैं। मैं आपको सारा एक साथ लिखा देता हूँ।
महाराणा सांगा को इन्होंने एक सैनिक का भग्नावशेष, क्योंकि सांगा के शरीर पर इतने घाव थे, वो एक सैनिक का क्या रह गया था, मात्र अवशेष, भग्नावशेष यानी भग्न प्लस अवशेष, केवल अवशेष मात्र था। महाराणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा, राजस्थान का एट्रुस्कन, ठीक है नीचे रहे, एट्रुस्कन यानी एट्रुस्कन एक मजबूत दुर्ग है, उसकी तुलना इससे की गई, जेठी ने कहा है। और अबुल फजल ने क्या कहा इसके बारे में, अबुल फजल ने कुमलगढ़ के बारे में यह कहा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से क्या गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ। आगे बढ़े भाई, लिख दो आराम से। लिख दिया कुमलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का एट्रुस्कन, और जो विजय स्तंभ है जिसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने या सांगा ने, सारंगपुर के युद्ध में जीत की खुशी में कुंभा ने करवाया था। उसके बाद में राजस्थान के रजवाड़ों में जितने भी, राजस्थान में जितने भी महल हैं, कर्नल जेम्स टोड को कौन से पसंद आए, यानी सर्वश्रेष्ठ किन राजप्रसादों को कहा, तो जो बूंदी के राजमहल है उनको क्या कहा कि राजस्थान के रजवाड़ों में जो सर्वश्रेष्ठ महल मुझे लगे वो कौन से लगे, बूंदी के राजप्रसाद। और उसके बाद में अढ़ाई दिन के झोंपड़े को इन्होंने क्या कहा, हिंदू शिल्प कला शैली का पूर्ण व परिष्कृत नमूना है। हो गया। अगला कथन लिखो 14 नंबर। अगला लिखो, लिखो जेटी के अनुसार जेटी के अनुसार यदि मुझे, जेटी के अनुसार लिख दो 2-3 कथन, जेटी के अनुसार यदि मुझे राजस्थान की, यदि मुझे राजस्थान की कोई रियासत दी जाए, राजस्थान की कोई रियासत दी जाए तो मैं भैंस रोडगढ़ लेना पसंद करूंगा, भैंस भैंस रोडगढ़ लेना पसंद करूंगा। यानी जेठी ने कहा कि यदि मुझे राजस्थान की कोई रियासत दी जाए तो मैं कौन सी रियासत पसंद करूंगा, भैंस रोडगढ़। और भैंस रोडगढ़ क्या है, ये एक दुर्ग है, जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। ये किन नदियों के किनारे है, चंबल प्लस बामनी नदी के किनारे, चंबल बामनी गंभीर बेड़े से, ये चित्तौड़गढ़ में भाई,
चित्तौड़गढ़। भैंसौरगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसी राजा ने नहीं करवा कर, तो व्यापारियों ने मिलकर करवाया था। और इसको क्या कहते हैं? परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं, वो कौन सा है? भैंसौरगढ़। और जेटी के अनुसार पसंदीदा जगह रियासत कौन सी है? भैंसौरगढ़। ये भी किन नदियों के किनारे है? चंबल प्लस बामणे। अगला लिख दो 15 नंबर। देखो जेटी ने यह कहा था कि मुगल जो थे ना, मुगल अपने आधे से ज्यादा साम्राज्य के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये पूछा गया एग्जाम में कि मुगल अपने आधे से ज्यादा साम्राज्य के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। तो लिखो मुगल अपने आधे से ज्यादा, मुगल, ये छोटू लिख दे भाई, मुगल अपने आधे से ज्यादा, मुगल अपने आधे से ज्यादा साम्राज्य के लिए, आधे से ज्यादा साम्राज्य के लिए किसके एहसानमंद थे? राठौड़ों की। राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। फिर जेटी ने एक कथन कहा है, जेटी ने कहा है कि राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर थर्मोपल्ली जैसा स्थान और लियोनार्डो जैसा वीर नहीं हुआ हो। यानी राजस्थान क्या है? वीर प्रसूता भूमि है, यानी वीरों की भूमि है। लिखो जेटी के अनुसार, जेटी तो लिख ही रहे हैं ना, पूरा जेटी चल रहा है। जेटी के अनुसार राजस्थान में ऐसी कोई, राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है, राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर थर्मोपल्ली जैसा मैदान वे लियोनार्डो जैसा वीर नहीं हो। और एक कथन है कि विश्व में ऐसी जगह जहां पर वीरों की हड्डियां मार्ग का धूल बनी है, वो कौन सी जगह है? वो भी राजस्थान है। वीरों की हड्डियां मार्ग का क्या धूल कैसे? कि राजस्थान में आप कहीं भी चले जाओ, जहां भी मिट्टी उठाओगे उस मिट्टी में कोई ना कोई वीर क्या हुआ है? इस मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर थर्मोपल्ली जैसा मैदान वे लियोनार्डो जैसा क्या नहीं हो? वीर नहीं हो। अगला एक और कथन है कि जेटी ने यह कहा कि जो सबसे बड़ा प्रकोटा है आगरा के दुर्ग का है। किसका है? आगरा दुर्ग के बाद सबसे बड़ा जो प्रकोटा है किस दुर्ग का है? वो कोटा दुर्ग का है, कुमलगढ़ का नहीं है। जेटी के अनुसार किसका है? कोटा दुर्ग। तो लिखो जेटी के अनुसार आगरा दुर्ग के बाद
सबसे बड़ा प्रकोटा? कोटा दुर्ग का है। और कोटा दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? क्रांति का दुर्ग, यानी यहाँ पर क्रांति हुई थी। राजस्थान में ऐसी जगह जहाँ पर छावनी नहीं होते हुए भी सुनियोजित व सुव्यवस्थित तरीके से क्रांति हुई, वो कौन सी जगह है? वो है कोटा। और कोटा में कोटा दुर्ग था और राम सिंह जी को फिर यहाँ पर कैद किया गया था। क्लास को यहीं एंड करते हैं, अगला लेंगे कल।